बहुत सारा आपने सुना होगा, रिलेटिव्स में सुना होगा या जान पहचान में सुना होगा या सेलिब्रिटीज़ को भी सुना होगा कभी कि किसी को कोलन कैंसर हो गया और वो इलाज कराने के लिए यूएस गए हैं या भारत में ही कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में कोलन कैंसर का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो कई बार सर्जिकल रिमूवल भी जो भी उनके साथ होता है हम सुनते हैं, तो एक उत्सुकता होती है कि अगर ऐसे कौन सी किस तरह की, और ये ऐसा नहीं कि उन लोगों को होती, ये बीमारियां सबको हो सकती हैं, किसी को भी हो सकती हैं, तो उसके बारे में अपने को थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं इसीलिए बनाऊँ, थोड़ा सा आपको उस बारे में एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप अवेयर रहो, थोड़ा सा आप जागरूक रहो, उस बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कोलन कैंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे अमेरिका में तो ये बहुत मतलब सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में तो बहुत नहीं होता क्योंकि अपनी फूड हैबिट्स थोड़ी ठीक हैं और अपना फूड मटेरियल जो है वो उनके जैसा नहीं है, इसलिए हम उस तरह के रोग से अभी इतने ज़्यादा पीड़ित नहीं हो रहे हैं। भारत में इस तरह के पेशेंट नहीं आ रहे जितने वहाँ आ रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उत्सुकता आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस के पर्पज़ से। तो ये मालूम चल गया आपको कि कोलन कैंसर कहाँ होता है। तो कोलन कैंसर आंतों का कैंसर है, जो कि आंतों में होता है, चाहे छोटी आंत में हो चाहे बड़ी आंत में हो, कोलन कैंसर कहलाता है। अब कोलन कैंसर होने के क्या कारण हो सकते हैं, किन को कोलन कैंसर हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को है, पहले किसी को था, माता पिता को है, तो इस तरह का अगर कोई हिस्ट्री है तो फिर आपको कोलन कैंसर होने की कोलन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है कि भाई फैमिली में किसी को है तो वो आपको भी पास ऑन हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हो। पैथोलॉजिकल रीज़न मतलब कोई आपको बीमारी हो आंतों की, जिसके कारण आपको ये बीमारी डेवलप हो सकती है, कैंसर में इसका बदलाव हो सकता है। तो सबसे मतलब कुछ बीमारियां हैं, मतलब आंतों की जो बीमारियां होती हैं, जैसे आप समझ लो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिजीज़ है या गार्डनर सिंड्रोम एक कहते हैं वो है, कुछ एडिनोमाज होते हैं वो है, ट्यूमर्स होते हैं वो है, पॉलीपोसिस होता है। तो ये कुछ बीमारियां, अब इनका डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल बनाऊंगा ना तो आप ये वीडियो पूरे दिन बैठ के देखते रहोगे या पूरी रात बैठ के देखते रहोगे, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि इन सारी बीमारियों का कभी बनाना रहेगा तो मैं अलग से पर्टिकुलर एक बीमारी का वीडियो एक मैं 5-7 मिनट का बना के डाल दूंगा, तो थोड़ा उसका ओवरव्यू आ जाएगा। लेकिन आप गूगल पे वैसे भी डाल के अगर इन बीमारी को नाम डाल के आप देखोगे कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया उसमें हो जाएगा। तो पैथोलॉजिकल रीजंस जो हैं, ये बीमारियां यदि आपको हैं, इन बीमारियों में भी बहुत पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि हर किसी को, मतलब ये बीमारी अगर बहुत लंबे समय से उस पेशेंट को चल रही है, मतलब देखा गया है कि ऑलमोस्ट कम से कम 10 साल से अगर ऊपर ये बीमारियां आंतों में हैं, तो फिर उसको कैंसर में डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये रिसर्च में देखा गया है, ऐसा नहीं है। 5-7 साल में भी देखा गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि 5-7 साल में हैं तो कैंसर में डेवलप हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है 10 साल के बाद के ही हैं कि उनको हिस्ट्री थी उनकी कि हमको 10 साल से पर्टिकुलर डिजीज़ है जो मैंने अभी बताई है, इसके अलावा भी कुछ, तो उनको वो पर्टिकुलर डिजीज़ है जिसके कारण उनको इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो ये हो गया कि किस तरह से वो होता है। तीसरी चीज़ मैं आप क्या बताएं, डायग्नोसिस के बारे में बता लें कि कैसे आप इसे डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस तो देखो डॉक्टर्स ही करते हैं, आपको कंप्लेंट हो सकती है, पेशेंट्स को तो सिर्फ कंप्लेंट होती है, डायग्नोसिस तो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बनता है। तो पेशेंट्स को क्या कंप्लेंट हो सकती है हो सकता है कि उनको पेट में दर्द हो, थोड़ा सा फुलनेस महसूस हो, या कभी मोशन के रास्ते में खून भी आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि खून दिखे, क्योंकि आंतों में बहुत ऊपर से आ रहा है तो कई बार मोशन में मिक्स होके भी आता है। उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, दुबले पतले होते हैं, न्यूट्रिशनली काफ़ी मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह की वेट लॉस जैसे होता है, इस तरह के जो लक्षण हैं ये आते हैं। तो जब इस तरह के लक्षण किसी हॉस्पिटल सेटअप में जब हम पहुंचते हैं तो फिर उस तरह से फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो फिर मालूम चलता है कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस तो देखिए लक्षणों में तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लक्षण जो है एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए। जैसे मैंने शुरू में जो 4-5 डिजीज़ बताई ना, इन सारी डिजीज़ में जो लक्षण है वही लक्षण जो है आपके कोलन कैंसर में भी आपको मिले जुले मिलेंगे। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए उससे आप अपने आप को रिलेट मत करना कि मेरे को भी ऐसा होता तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे को भी ऐसा होता तो कहीं ऐसा तो नहीं है। वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ख़ास तौर पे एज। आम तौर पे 20 साल से पहले सस्पेक्ट नहीं करते हैं कि किसी को कैंसर भी हो सकता है। 20 साल के बाद थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ती है
40 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और 40 के बाद हर 10 साल में पॉसिबिलिटी जो है कोलन कैंसर होने की वो बढ़ती ही जाती है। मतलब 50 के बाद, फिर 60 के बाद, 70 के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो जब उस एज ग्रुप में जाते हैं ना, तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि हो सकता है इसको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कम एज ग्रुप में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे जो परफेक्ट डायग्नोसिस है, अगर कोलन में अपने को कोई कुछ देखना है कि भाई कैंसर है या क्या कोई चीज़ है, तो सबसे पहले तो उसमें कोलोनोस्कोपी होती है। तो कोलोनोस्कोपी में कोलन, पूरी कोलन कवर होती है, जिसको दूरबीन कहते हैं ना, मोशन के रास्ते के अंदर कैमरा डाल के और अंदर से उसको पूरा चेक करते हैं, फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, वीडियो भी देखते हैं और वहाँ से टिश्यू भी लेते हैं। तो पहला तो कोलोनोस्कोपी, दूसरा बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी इसको कहते हैं, HPE। तो बायोप्सी के लिए वहाँ से टिश्यू लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, पहली कोलोनोस्कोपी और दूसरी बायोप्सी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्म करती हैं कि आपको कैंसर है या कोई और डिजीज़ है, जो भी डिजीज़ है, भाई इन दो चीज़ों से ही कंफर्म हो सकता है। बाकी एक्सरे है या बैरियम मील जो भी है, वो चीज़ें MRI CT भी होता है, वो मेटास्टेसिस देखने के लिए होता है कि भाई कैंसर जो आपको है वो दूसरे ऑर्गन्स में तो नहीं फैला है, अंदर उसने कितना एरिया कवर किया है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें वो फर्दर इन्वेस्टिगेट। लेकिन दो मुख्य हैं, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी। तो अगर आपको कभी ऐसा शक भी होता है तो आप कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के लिए डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि भाई हमारे पेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आप देख लो। और मेरे हिसाब से तो 40 की एज के बाद हर 2-4-5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी आपकी हो जाना चाहिए। ये मैं प्रोटेक्टिव वे में कह रहा हूँ कि आपको सेफ रहेंगे, आप उससे आपको अंदर मालूम रहेगा। ज़रूरी नहीं कैंसर के अलावा भी जो मैंने 4-5 बीमारियां बताई और 50 बीमारियां होती हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपको रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस में मालूम चलती रहेंगी। तो रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस आप उसमें कराते रहिए। अब जैसे मान लो किसी को कैंसर हो ही गया है, तो अब कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है? तो देखिए, ऐसे कैंसर के तो बहुत सारे ट्रीटमेंट, बेसिकली कैंसर तो 3 कैटेगरी में ट्रीटमेंट उसका डिवाइड होता है, 3 ही कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला रेडियोथेरेपी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा सर्जिकल। ठीक, इन 3 ही तरह से उसका इलाज होता है। कैंसर का कोई भी इलाज यदि आप करोगे तो 3 कैटेगरी में होता है और इसी तरह से उसके ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। ठीक, तो अब वीडियो जो है वो लंबा हो गया और ये टॉपिक बहुत बड़ा है ना, इसको मतलब आप इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें आपको मोटी मोटी चीज़ें बतानी हैं, इससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका बचाव कैसे हो सकता है। तो देखिए, कैंसर का बचाव, पर्टिकुलर कैंसर का बचाव आप नहीं कर सकते, लेकिन वो जो शुरू में 4-5 डिजीज़ बताई हैं, आंतों में होने वाली बीमारियों के जो बचाव हैं वो आप कर सकते हैं। उससे आपका कैंसर का बचाव भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? आप अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखो। अच्छी का मतलब क्या है? उसमें फाइबर्स खूब होने चाहिए, मोशन आपका बहुत आसानी से होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, एसिडिटी आपको नहीं होना चाहिए, गैस वैस आपको नहीं बनना चाहिए। खाना आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। खाने का विशेष ध्यान रखिए। खाने का ध्यान रखेंगे तो आपको पेट में कोई बीमारी नहीं हो। बाहर का खाना आप बिल्कुल मत खाओ, बहुत रेयर खाओ। और बाहर यदि खा रहे हो आप तो अच्छे सेटअप में खाओ, ऐसा भी नहीं कि ठेले में खड़े होकर कहीं कुछ खा लिया। ये सारी चीज़ें, मुंह से इन्फेक्शन पेट में, देखो पेट में आपको यदि इन्फेक्शन हुआ है तो आपके मुंह से ही गया है वो, और कोई चीज़ यदि आपके मुंह में गई है तो आपकी आँखों से और नाक के नीचे से ही गई है। ठीक है, तो आपकी जानकारी में ही गई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जानकारी के बिना चली गई है। ठीक है, तो जो भी आपने किया है, यदि पेट में आपके इन्फेक्शन है तो आपकी जानकारी में गया है और आपकी गलती से गया है। पेट में अगर अलग से कहीं से इन्फेक्शन अलग से जादू से पैदा नहीं होता है, बाहर से ही जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसे काम किए हैं, ऐसा कोई खाना खाया है, ऐसा कोई प्रदूषित खाना खाया है, दूषित खाना खाया है, जिसमें बैक्टीरिया हो, जिसमें किसी तरह की गंदगी हो और वो आपके मुंह से गई हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखिए। अपने खाने में सब्जियां खूब खाइए, नॉनवेज कोशिश करिए कम खाइए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, पत्तेदार सब्जियां और ज़्यादा खाइए, पालक, मेथी, लाल भाजी, है ना। ये भाजियां जो है जितनी ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे। परवल, लौकी, गिलकी बहुत फ़ायदा करता है, इसको आप रेगुलरली खाइए। उसके बाद बीच बीच में आप पनीर खाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप मेंटेन करें। पपीता खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये आप खाइए, आपको फ़ायदा करेंगे। आपके पेट को इसकी ज़रूरत है।
और ये जब आप करते रहेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए। जब इतनी चीज़ें आप यदि खाना अपना मेंटेन रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी होगा। पानी खूब पियो, जितना पानी आप पिएंगे आंतों में उतना क्लीननेस रहेगी, पानी जाएगा, आंतें पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, उनका फंक्शन अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मोशन 2 बार जाना है, मोशन को अवॉइड नहीं करना है। एक बार सुबह मोशन जाना है, एक बार रात को सोने के पहले मोशन जाना है। 2 बार मोशन जाने का आप आदत बनाइए, मोशन लगे चाहे ना लगे, 2 बार मोशन आपको जाना ही जाना है, ये नियम है। तो ये सब जब आप करेंगे तो आप हमेशा ठीक रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप कैंसर से भी बचे रहेंगे। बस बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप तुरंत मिलिए, तुरंत संपर्क करिए और अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी वो दवाइयाँ, मेडिकेशन, वो ट्रीटमेंट वो देते हैं उसको आप करिए और अच्छे से रहिए। मुझे इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था। यहाँ मैंने थोड़ा ओवर कवर किया। देखो इतना कवर करने में भी 11 मिनट हो गए हैं अभी तक। अगर इसमें कुछ एडिट करूँगा तो 1 आध मिनट 1.5 मिनट शायद कम हो जाए या उतना ही रहे, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करने में प्रॉब्लम होती, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सम अप करके बताऊं, है ना। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।